हिस्टोरिकली यदि हम देखें ना, तो जब भी डिसीजन मेकिंग का कोई प्रोसेस होता है, उसमें हम फीमेल को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। मतलब जब डिसीजन इसेंशियल डिसीजन मेकिंग कोई प्रोसेस होता है, उसमें हम इनका से उतना ज्यादा नहीं लेते हैं जितना लेने की दरकार होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज हमारा इस ये चीज कहीं ना कहीं हमारे पैट्रियार्कल माइंडसेट को बताता है कि हम अभी भी कितने स्टीरियोटाइप सोच लिए हुए बैठे हैं। हालांकि राइटर ये कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, मतलब आजकल की सोसाइटी में, कुछ चीजें तो खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी जितना खत्म होना चाहिए उतना खत्म नहीं हो रहा है। खास करके जो इंपॉर्टेंट लाइफ चॉइसेस होती हैं फीमेल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि वो कितने क्लास तक पढ़ेगी, किससे शादी करेगी और किससे शादी करेगी, ये सारे डिसीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनकी लाइफ के, उनके लाइफ चॉइसेस के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ये सब इसमें भी इनका से बहुत कम होता है। बेसिकली ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं उनके पिताजी के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा या उनके भाई के द्वारा। तो कहने का मतलब यही है कि जो फीमेल है उनका एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका जितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में उतना नहीं है। एक डेटा राइटर देते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में आधी आधे के आसपास आपकी फीमेल की पॉपुलेशन है। इन्होंने डेटा दे भी दिया, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स कि 49.6% आउट ऑफ 100%, 49.6% फीमेल हैं। मतलब 100 में से 49.6% फीमेल है, पूरे वर्ल्ड का डेटा है। और 2011 का सेंसस यदि आप देखिएगा इंडिया का, तो उसमें भी फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो 48.5% है। मतलब ग्लोबल लेवल पे देखें तो 49.6% है। इंडिया के लेवल पे देखेंगे 2011 सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो 48.5% फीमेल का पॉपुलेशन है। अब राइटर ये कहते हैं कि ये सोशल नॉर्म्स हो चुका है कि आप लेबर फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन करने नहीं देते हो। उनके लेबर फोर्स में उनके पार्टिसिपेशन को अक्सर डिस्करेज किया जाता है, उनकी मोबिलिटी को भी डिस्करेज किया जाता है। मोबिलिटी मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पढ़ने के लिए ही भेजना। इसमें यदि लड़का है तो उसको बहुत आसानी से भेज दिया जाता है, लेकिन लड़की है तो उसके लिए बहुत ज्यादा वो सोचने लगते हैं कि भेजें कि नहीं भेजें, क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनकी मोबिलिटी आप इंश्योर नहीं कर रहे हो, उसको डिस्करेज कर रहे हो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में उनके पार्टिसिपेशन को डिस्करेज किया जा रहा है, तो कहाँ से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होगा? ये तो बहुत दूर की चीज है। आप उनको काम तो करने नहीं दे रहे हो, आप उनको पढ़ने के लिए तो कहीं भेज नहीं रहे हो, तो पॉलिटिक्स में कहाँ से पार्टिसिपेट कर जाएंगी? तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है, बिहेवियर बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है। और जब तक हम विमेन को या वुमेन को कमोडिटी समझते रहेंगे, तब तक इस तरीके की समस्याओं से दो चार होते रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक डेटा बताया है कि जो असम में इलेक्शन हुआ था, आसाम में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था वो मात्र 8% था। और इसके साथ साथ चार इलेक्शन और भी हैं जहाँ पे, चार स्टेट और भी हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वहां पे इनका पार्टिसिपेशन 11% है। मतलब असम में टोटल फीमेल का पार्टिसिपेशन 8% था। असम एक बड़ा स्टेट है, आप लोगों को पता है, नॉर्थ ईस्ट का। और इसके साथ साथ बाकी जो अदर 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन अभी हो रहा है, शायद उसका डेटा इन्होंने दिया है कि 11% ही पार्टिसिपेशन है। कहने का मतलब इन शॉर्ट कि हर 10 में से केवल एक पार्टिसिपेंट फीमेल है इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात कहें तो। इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने ये बोला है इलेक्शन कमीशन ने कि पूरे पार्लियामेंट में फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो ओनली 10.5% है। और इसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की आप बात करें तो डेटा और भी खतरनाक है, वो तो पार्लियामेंट में 10.5% है, लेकिन यहाँ पे 9% ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि फीमेल लीडर्स नहीं है हर एक पार्टी में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट ही नहीं देती हैं, और टिकट दे भी देती हैं तो हाशिए पे रह जाती हैं, उनको आगे प्रमोट ही नहीं किया जाता है। एक ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 का डेटा ये कहता है कि एजुकेशनल अटेनमेंट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 112 है आउट ऑफ 153। मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 का रिपोर्ट ये कहता है कि एजुकेशनल अटेनमेंट में आपकी रैंकिंग 112 है आउट ऑफ 153। ये चीज खूब ज्यादा दर्शाता है कि हम पॉलिटिकली क्यों पिछड़े हुए हैं, खास करके फीमेल क्यों पिछड़ी हुई है। क्योंकि ये एक तरह से रैंकिंग बहुत खराब है आपका। ये 153 में आपका 112 रैंकिंग है।
अब कहा यह जाता है कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। उसमें पहला ये रीजन बताता है राइटर कि जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप का मतलब कि एक चीज प्रोग्राम हो गई है, एक एट्रीब्यूट हमने फिक्स करके रख दिया है, ये फीमेल का ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि औरत है तो घर में काम करेगी, औरत है तो शर्म शर्म जो है औरत का गहना होता है, कुछ इस तरीके से भी लोग बोलते हैं जो स्टेरियोटाइप होते हैं। इस जरूरतों से, इस फीलिंग से, इस स्टीरियोटाइप एटीट्यूड से हमको बाहर आना पड़ेगा, तभी जाके हम हो सकता है कि एक अच्छी सोसाइटी दे पाएंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप के बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क लिखता है। जाहिर सी बात है कि उनका उतना ज्यादा पॉलिटिकल नेटवर्क नहीं होता है। आप देखते हैं कभी फीमेल कंटेस्ट करती है इलेक्शन तो सारा काम हस्बैंड ही करता है, प्रचार से लेके सारी चीजें, इवन जीत जाती है तब भी सारा काम वो हस्बैंड ही करता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन उनका बहुत ज्यादा है नहीं कंपेयरिंग टू मेल, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो आएगा ही। इसके साथ साथ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज उतना ज्यादा उनके पास नहीं है जितना मेल के पास है। और लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन एमंग वुमेन इन द कंट्री, एजुकेशनली तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ मेजर्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके बारे में राइटर लिखते हैं। पहला ये बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। देखो इक्वालिटी तो है, यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन क्या सिर्फ लिख देने से ही होता है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और स्प्रिट में उसको लेके आना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पूरी लड़ाई ही इसी की है कि पॉलिसी आप लेके आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वल राइट मिला हुआ है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट। ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई ऊपर जा रहा है ना तो उसको किसी भी तरीके से नीचे खींचो। तो ये ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इक्वल राइट दे दिया है, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं भाई। आप अपने अपने, अपने घर में देख लीजिए ना, आप अपने आसपास के रिलेटिव्स की जो बातें हैं आपके बारे में जो बोली जाती हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको कोई मतलब नहीं है। उनके दिमाग में अभी भी ये चीजें, सोसाइटी इस बात को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये इसी को हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ लेटर में नहीं होनी चाहिए, स्पिरिट में भी आना चाहिए। सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी चाहिए। दिस इज जेंडर इक्वालिटी। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ करेक्टिव, सकारात्मक उपाय, कदम उठाए जाएं जिससे हम ये ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें फीमेल का। अफर्मेटिव एक्शन इसी को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्लियामेंट में कितने दिन से चल रहा है विमेन के लिए बिल आना चाहिए, 1/3 उनको रिजर्वेशन होना चाहिए, अभी तक ये बिल पास नहीं हो पाया। तो कौन से अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं? तो ये बात यही है कि अफर्मेटिव एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। अब एम्पावरमेंट उनको करना बहुत जरूरी है भाई, तभी हो सकता है उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। उसके बाद इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स भी उनको नहीं दिया जाता है, हालांकि ये मेंशन है नहीं दिया जाता है। इसके पीछे बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। उनको ये लगता है कि फीमेल को प्रॉपर्टी राइट दे दिया जाए तो कल होगी उसकी शादी हो जाएगी और वो लड़के को देंगे तब तो घर में रह जाएगा प्रॉपर्टी, लेकिन जमीन यदि उनके नाम से कर देते हैं, फीमेल के नाम से, लड़की के नाम से, तो उसकी शादी होगी, वो उसके ससुराल वाले ले लेंगे। तो ऐसी बातें हैं। तो इसलिए लिखा तो हुआ है, लेकिन आप देखिए प्रैक्टिकली ये कहाँ तक संभव है। जिस घर में 3 लड़के होते हैं उसमें जो लड़की होती है उसको कोई कोई तो दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं। तो ये चीज इन्फोर्स करने की जरूरत है, सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, जिससे जेंडर स्टीरियोटाइप का जो 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 ये आइडियोलॉजी है उसको हम ब्रेक कर सकें। इसके लिए सिविल सोसाइटी को आना पड़ेगा, एनजीओ को आना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को आना पड़ेगा, सेलिब्रिटी को आना पड़ेगा, थिंक टैंक वाले लोगों को आना पड़ेगा। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करने की जरूरत है। और इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट का डिफिनीशन बताया है। तो अब गिविंग पावर टू वुमेन एक सिंपल डिफिनीशन है। इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा टर्म्स इसने यूज किया है, स्ट्रैटेजिक लाइफ चॉइसेस को कंट्रोल करना। मतलब स्ट्रैटेजिक लाइफ चॉइसेस का मतलब वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि उसकी शादी किससे होगी, वो शादी कब करेगी, वो कितने क्लास तक एजुकेशन लेगी, ये सब उस पर छोड़ दो ना। ये आप पिताजी क्यों डिसाइड कर रहे हैं, उसका भाई क्यों डिसाइड कर रहा है, उसका हस्बैंड क्यों डिसाइड कर रहा है? स्ट्रैटेजिक लाइफ चॉइसेस पे फीमेल का कंट्रोल हो, उसी को हम विमेन इंपावरमेंट कहते हैं। या यूं कहें कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने पोटेंशियल को रियलाइज करे और अपने गोल को सेलेक्ट करे। ये भी कहीं ना कहीं विमेन इंपावरमेंट की बात करता है। गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये जरूर लिखिएगा गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए, क्योंकि आपने बहुत सारे चैलेंजेस समझा दिए, बहुत सारे हर्डल्स बता दिया कि क्या क्या कठिनाइयां हैं। कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखना जरूरी है, जिसमें पहला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन।
मतलब एक 1992 में 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें लीगल सेफ गार्ड की बात की गई थी कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल को क्या क्या लीगल सेफ गार्ड होने चाहिए, उसकी पॉलिसी बनाई जाएगी और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ अमेंडमेंट 23 एंड 74 की बात की गई है, जो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लोकल गवर्नमेंट में उनको रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दे दिया है। 1/3 रिजर्वेशन है लोकल गवर्नमेंट में, म्यूनसिपालिटीज की बात करें या पंचायती राज की बात करें। फिर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड 1991 से 2000 तक आया था, जिसमें प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड की बात की गई है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड 1991 से 2000 के बीच में, जिसमें गर्ल के डेवलपमेंट की बात की गई थी, उसके प्रोटेक्शन की बात की गई थी। सबसे लास्ट में कहता है नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसमें क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में इनके एडवांसमेंट की बात की गई है, वही सेम चीज इनके डेवलपमेंट की बात की गई है, इनके एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। जब भी जेंडर से रिलेटेड आप कुछ लिखें तो इस चीज को जरूर इंक्लूड करें, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं उसको इंक्लूड करें, जो चैलेंजेस हैं उसको इंक्लूड करें। तो ओवरऑल एक अच्छा आर्टिकल।